नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। इस वीडियो में मैं बात करूंगा द ग्रेट शोमैन राज कपूर जी के बारे में, उनके डायरेक्शन स्किल के बारे में, उनके योगदान के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में। ये बातें जानना आपको इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप फिल्म मेकिंग से रिलेटेड कोई भी काम करने जा रहे हो, डायरेक्शन हो, प्रोडक्शन हो, एक्टिंग हो, एडिटिंग हो, कुछ भी, तो इन बातों को अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान में रखेंगे कि उनका सोच क्या था फिल्मों के प्रति, तो निश्चित तौर पर आपको भी उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो लेकर के। इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले बता दूं राज कपूर जी का क्या था, कैसे हुआ। उसके बाद आपको उनके डायरेक्शन स्किल्स और उनके जो व्यक्तित्व है उसके बारे में अलग अलग पॉइंट वाइज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं इंट्रो पर। राज कपूर जी का जन्म हुआ 1924 में। इनके पिताजी पृथ्वीराज कपूर थे, जो ऑलरेडी एक मजे हुए एक्टर। आज भी उनका योगदान फिल्मों के लिए यानी हिंदी सिनेमा के लिए बहुत बड़ा माना जाता है। राज कपूर जी का जो नाम राज कपूर नहीं था, इनका नाम था रणबीर राज कपूर। रणबीर जो इनके पोते का नाम है वही नाम उनका भी था, लेकिन रणबीर नाम हट गया, राज कपूर ही लोग जानते रहे। बहुत ही कम उम्र में 10 साल का तकरीबन उम्र था उनका, 34-35 की बात है, 1934-35 की। उस समय उन्होंने पहली बार पिताजी से कहा था कि पिताजी मैं भी इस इंडस्ट्री में यानी फिल्म में काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। तो उनको जो पहली नौकरी मिली एज ए क्लैप बॉय, यानी क्लैप करने का काम मिला। पहले तो उनको सफाई का भी काम दिया गया, कई बार चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में भी उनको कुछ काम दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, फिल्मों में हम प्रॉपर वे से काम करना चाहते हैं। तब उनको जो काम दिया गया, क्लैप बॉय का काम दिया गया, वो भी ₹1 महीने के तनख्वाह पर। सोचिए, इतने बड़े शोमैन, इतने बड़े डायरेक्टर वो स्टार्टिंग करते हैं क्लैप बॉय के रूप में। और आजकल लोग सोचते हैं नहीं एक ही बार में मैं पूरा बड़ा डायरेक्टर बन जाऊँ। स्टार्टिंग से नहीं चलते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं सीखने की चीज़ होती है कि आप स्टार्टिंग से, जड़ से चलिए तो आप आगे बड़े लेवल पर कामयाब हो सकते हैं। तो 1947 में पहली बार उनको एक फिल्म मिली एज एन एक्टर, यानी उस फिल्म में वो हीरो थे। फिल्म का नाम था नीलकमल, और इस फिल्म में उनकी नायिका थी मधुबाला जी। देखिए शॉट आपको दिखा रहे हैं नीलकमल का, किस तरह से लगते थे। उनकी पहली फिल्म में उनका क्या रूप था। गंगा, मैं दिल के दरवाजे जितनी मजबूती से बंद करता हूँ, तुम उतने ही जोर से खटखटाती हो। गंगा, समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। एनीवे, एक साल बाद, देखिए 47 में उन्होंने एज एन एक्टर काम किया। उसके बाद एक साल बाद उन्होंने आरके फिल्म्स का गठन किया। उन्होंने एक स्टूडियो खोला। उस समय उनका एज मात्र 24 साल था। 24 साल की उम्र में उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस आरके फिल्म्स बनाया, और पहले ही फिल्म बनाई उन्होंने जबरदस्त हिट फिल्म आग 1948 में। यानी 24 साल का सबसे यंगेस्ट डायरेक्टर उस समय के थे। आज भी 24 साल में इतनी बड़ी फिल्म बना लेना बहुत बड़ी बात है। आज जबकि एक 10 साल का बच्चा भी मोबाइल के ज़रिए फिल्म बनाना सीख लेते हैं, कुछ उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। उस समय तो कुछ भी नहीं था, टीवी, मैगजीन, किताब, इस तरह के कुछ भी नहीं थे जिसमें कि वो फिल्म बनाना सीख सके। लेकिन उन्होंने देख कर के कुछ भी जो भी देखा उस समय इंडस्ट्री में, चूँकि उनके पिताजी एक्टर थे, तो वो देख देख करके कुछ बढ़ाया, और उन्होंने एक प्रण लिया कि नहीं मैं भी फिल्म बना सकता हूँ। उनके दिमाग में कुछ ऐसे इमेजिनेशन थे कि मैं अगर बनाऊंगा तो इस तरह से बनाऊंगा। तो आप देखिए आग फिल्म को, देखिए उस फिल्म में आपको उनकी डायरेक्शन मिल जाएगी, देखने को मिल जाएगी 24 साल के मात्र एज के अंदर। उस ज़माने में आप सोच सकते हैं कि आज के तकरीबन 35 साल के लोगों का जो बुद्धि होगा फिल्मों के प्रति, जो काम करने वाले, उस समय उनके पास 24 साल की उम्र में ही हो गया था, और उन्होंने ज़बरदस्त काम कर दिया। तो क्या ये सपना ही था? निम्मी, जिम्मी, मैं मजबूर हूँ। मैं भी तो मजबूर हूँ केवल बाबू। निम्मी, निम्मी, राजन बाबू तुम्हें बहुत चाहते हैं। तुम्हारे कदमों में उनका दिल तड़प रहा है। आपके कदमों में भी तो एक दिल तड़प रहा है। उसके बाद लगातार उनकी फिल्में आती गई, एक के बाद एक फिल्म आई, और वो तकरीबन 50 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में राज किया। अब आते हैं कि उनके अंदर डायरेक्टोरियल क्या क्या क्वालिटीज़ थे, इसको मैं आपको समझा दूँ। इंट्रो हो गया। इंट्रो के बाद ज़रूरी जो चीज़ है कि क्या करें कि आप उन तक कुछ हद तक पहुंच पाए, या उनसे प्रेरणा लेकर के अपने फिल्मों में भी कुछ नया कर पाए। सबसे पहला पॉइंट है द ग्रेट शोमैनशिप। उनके अंदर शोमैनशिप का ज़बरदस्त एक क्वालिटी थी,
पहले सोचिए कि शोमैन किसे कहते हैं, यानी किसी भी खेल तमाशा मनोरंजन को दिखाने वाला ऐसा आदमी जो स्किल्ड हो, यानी उसके अंदर कुशलता हो, उसे शोमैन कहते हैं। यानी आप कोई भी चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं मनोरंजन के रूप में, मनोरंजक चीज़ को बना करके पेश कर रहे हैं, तो पेश करने का तरीका अगर आपके अंदर है तो आप शोमैन हैं। एक सड़क पर बैठा हुआ एक मदारी अगर उतना भीड़ जुटा लेता है तो वो भी एक शोमैन है। तो फिल्मों के भी शोमैन होते हैं क्योंकि वो भीड़ जुटाते हैं। ये ग्रेट शोमैन थे, इनके अंदर एक ऐसी क्वालिटी थी अंदर जो किसी भी फिल्म को, किसी भी सीन को, किसी भी शॉट को बड़े लेवल पर दिखाने का इनके अंदर मादा था। इसमें पैसे की बात मत करिए कि बहुत ज़्यादा बजट लगा कर, ऐसा नहीं, कम बजट में भी वो शॉट लगाते थे या कोई भी एक्टिंग कराते थे किसी भी एक्टर से, तो उसमें कुछ शोमैनशिप दिखेगी। आप इनकी किसी भी फिल्म के किसी भी शॉट को उठाइए तो आपको लगेगा कि यार ये चीज़ इनके दिमाग में कैसे आया। आपको एक एक करके पहले कुछ नाम बताता हूँ जिन फिल्मों को ज़रूर देखिए ताकि आपको इनके शोमैनशिप देखने को मिले। वो है आग 1948, आवारा 1951, श्री 420 1955, जागते रहो 1956, रोमांटिक म्यूजिकल एक फिल्म आया था संगम 1964 में, कुछ दिनों बाद। ये ज़बरदस्त हिट थी। ये फर्स्ट कलर फिल्म थी इनकी, राज कपूर जी की फर्स्ट कलर फिल्म थी। फिर आया मेरा नाम जोकर 1971 में। देखिए इसमें आपको एक अलग तरह का शोमैनशिप देखने को मिलेगी। इन्होंने एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया, इन्होंने एक बड़ी फिल्म बनाई, तकरीबन 5 घंटे से ऊपर की एक फिल्म थी जिसमें 2-2 इंटरवल इन्होंने रखा। यानी फिल्म स्टार्ट हुआ, एक बार इंटरवल हुआ, लोग बाहर गए आए, फिर फिल्म चालू हुई, फिर कुछ देर बाद फिर इंटरवल हुआ, फिर लोग बाहर गए नाश्ता किए, जो भी करके वापस आए, फिर फिल्म चालू हुई, फिर ख़त्म हुई। यानी 2-2 इंटरवल का इतनी बड़ी फिल्म, सुपर फ्लॉप। 6 साल लगे थे इसे बनाने में, लोगों को समझ में नहीं आई बात। जबकि उस फिल्म को आज भी लोग क्लासिक फिल्मों की श्रेणी में रखते हैं। अब भी वो फिल्में जब टीवी पर आती है, किसी भी जगह पर आती है, तो सबसे ज़्यादा पैसा इनकम करके देती है। और वो फिल्म उस समय सुपर फ्लॉप हुई थी, लेकिन उसके बाद इतना पैसा कमा करके दिया, क्योंकि आज भी उसके राइट्स ओनर्स को हमेशा पैसे मिलते हैं, चाहे उसके गाने से हो, उसके सीन के हो, उनके डायलॉग से हो, उसके बहुत सारे राइट्स हैं, उस राइट से हो, बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तो उस समय वो फ्लॉप हुई थी क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया था। उन्होंने एक ऐसा रिस्क लिया था जो नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि लोगों को उस समय की कहानी समझ में नहीं आई। लेकिन वो उस कहानी के रूप में भी आप जब उस फिल्म को देखेंगे, एक बहुत बड़ा मैसेज दे गए लोगों को, और मनोरंजन तो था ही, एंटरटेनमेंट तो था ही। एनीवे, उसके बाद का दौर आया जिसमें लगातार उन्होंने नारी प्रधान कुछ और फिल्में बनाई, जैसे कि बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली, इस तरह की। देखिए इसमें हम आपको बताए हैं कि ये सारी जो भी फिल्मों का नाम हमने आपको बताया, ये सभी फिल्में सुपर डुपर हिट थी। और इसके किसी भी शॉट में, इन फिल्मों के किसी भी शॉट में आपको सुपर शोमैनशिप आपको देखने को मिलेगी। इनकी एक फिल्म थी आवारा। वो फिल्म वर्ल्ड सिनेमा में टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मेंस के रूप में आता है, कि टॉप 10 फिल्मों में उन इस फिल्म का भी जिक्र आता है जिसमें बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस कब आता है? जब एक डायरेक्टर उस लेवल पर सोचता है, तो वो परफॉर्मेंस आप एक एक्टर से निकाल पाते हैं। अब आते हैं इनके सेकंड क्वालिटी पर, इम्पॉर्टेंस ऑफ फीमेल कैरेक्टर। इनकी किसी भी फिल्म को उठा लीजिए, इनमें जो फीमेल कैरेक्टर होते हैं उसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज क्या होता है, किसी भी फिल्म में फीमेल को अधिकतर, हम या तो फीमेल ओरिएंटेड फिल्म हो, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल फिल्म में जो नायिका होती है उसका नाचना गाना या किसी भी तरह से एंटरटेन करना या सिर्फ हीरो की गर्लफ्रेंड बने रहना, इस पर ही डिपेंड करता है। उसका और कोई कैरेक्टर नहीं होता था मैक्सिमम, पहले की भी फिल्मों में मैंने देखा है, आज की भी फिल्मों में। लेकिन राज कपूर जी ने किसी भी फिल्म में, आप उनकी कोई भी फिल्म उठाइए, तो उसमें फीमेल का कैरेक्टर, भले ही वो मेल ओरिएंटेड फिल्म हो, यानी हीरो प्रधान फिल्म हो, लेकिन फिर भी उसमें जो फीमेल का कैरेक्टर होता था वो बहुत बड़ा होता था, बहुत अच्छा होता था, बहुत चैलेंजिंग होती थी। तो इसके लिए कोई भी हीरोइन उनके फिल्मों में काम करने के लिए तैयार हो जाता था। आप किसी भी फिल्म को देखिए, वो फीमेल को, यानी औरत को एक अलग दर्जा देते थे। सोचने वालों की एक अलग थिंकिंग भी थी कि वो फिल्मों में ग्लैमर प्रस्तुत करते हैं, तो उसके बारे में हम आगे के पॉइंट में बताएंगे कि उसका भी क्या, हमारे तरफ से क्या आंसर है। लेकिन वो फीमेल को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे। और आज मैं बता दूं, जिस जगह पर महिलाओं का सम्मान नहीं है, महिलाओं को तवज्जो नहीं दी जाती है ना, वो चीज़ें
काफ़ी दिनों तक हिट नहीं रह सकती। आप अपने किसी भी फिल्म में अगर महिला कैरेक्टर उसके अंदर हैं तो उसमें ये ज़रूर कोशिश करिएगा, राज कपूर जी से ये सीखने की कोशिश करिए। हमें भी सीखना चाहिए। हम भी ये सोचते हैं कि यार हम लोग कई बार एक्शन फिल्मों में हम महिलाओं को तवज्जो ही नहीं देते हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिल्म हिट जा रही है ठीक है, लेकिन महिलाओं को तवज्जो देना चाहिए, उनका कैरेक्टर को इस ढंग से इस्टेब्लिश करना चाहिए कि लोगों को मज़ा आए। जब महिलाएं फिल्म देखने आती हैं ना तो उसके साथ साथ बहुत पुरुष भी आते हैं, तो महिलाओं को अगर फिल्म अच्छी लग गई तो समझ लीजिए कि आपकी फिल्म सुपरहिट होना तय है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, द यूज़ ऑफ रियलिटी इन द फिल्म। वो रियलिटी को अपने फिल्मों में बहुत यूज़ करते थे। उनके जीवन में जो भी घटनाएं होती थी उस घटनाओं को वो एक अलग नज़रिए से देखते थे। हम लोगों के साथ भी हर दिन कुछ न कुछ घटना घटती है, उसमें से बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर हैं, आप जैसे भी लोग होंगे जो उन घटनाओं से कुछ चीज़ लेकर के अपने फिल्मों में डालने की कोशिश करते होंगे या सोचते होंगे, लेकिन कई बार हो नहीं पाता होगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे, वो सोच के रखते थे कि ये घटना बहुत अच्छा है, इसको किसी फिल्म में हम करेंगे। हो सकता है 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद उस घटना को किसी फिल्म में देते थे तो वो जीवंत होकर आती थी। लोगों को लगता था कि यार ये सच्चाई बता रहा है, ये ऐसे ही तो होता है। तो मैं 2 उदाहरण आपको दूंगा। पहला उदाहरण दूंगा संगम फिल्म से। उससे पहले की बात है नरगिस को लेकर ही। नरगिस को किसी प्रोड्यूसर ने एक तरह से शादी के लिए एक प्रपोज़ल दिया था या प्रपोज़ किया था, शादी के लिए हो या गर्लफ्रेंड बनने के लिए हो, प्रपोज़ल दिया था लेटर लिख के। उस समय लेटर का ज़माना था, ऐसा नहीं था कि मोबाइल में आप किसी को भी कोई मैसेज कर दो या फ़ोन कर दो, ऐसा नहीं। तो उन्होंने लेटर लिखा था, लेटर से प्रपोज़ल दिया था यानी प्रपोज़ किया था। राज कपूर जी वहाँ मिलने पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि उनके हाथ में एक पेपर है और उसी से पहले कोई निकल के गया था वहाँ से प्रोड्यूसर जो। तो राज कपूर जी ने पूछा क्या है इस कागज़ में, तो बोला कि कुछ नहीं कुछ भी तो नहीं है। तो उनको कुछ लगा, फिर नरगिस जी ने उस पेपर को उनके सामने फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े करके डस्टबिन में डाल दिया। दोनों लोग बाहर निकले, शूटिंग के लिए जाने वाले थे कहीं। राज कपूर जी ने कहा कि अरे मैं अपना रुमाल भूल के आया हूँ, मैं लेके आता हूँ। वो गए, वहाँ से डस्टबिन से उस जो भी लेटर के टुकड़े थे उसको लिए और घर में जाकर के इत्मीनान से उसे जोड़ करके देखने लगी कि क्या है। तब उनको पता चला कि भाई इस तरह से किसी ने प्रपोज़ किया है। तो ये चीज़ उनको याद थी कि ऐसा भी किया जा सकता है और इसी चीज़ को उन्होंने संगम फिल्म में एक जगह पर यूज़ किया और लोगों को बड़ा अच्छा लगा, डिफरेंट लगा। जी, आई एम सो सॉरी मिसेस मेहरा। हाँ, वो अभी आए ना। हाँ, हम निकल रहे हैं अभी। जी हाँ, हाँ जी, हम आ रहे हैं। मैं रुमाल पूरा न लिया। आजकल वो कॉमन हो गया, उसके बाद ये चीज़ें कॉमन हो गई कि कोई भी फटा हुआ लेटर को जोड़ जोड़ के देखना है, अलग बात है। लेकिन उस समय की बात है, 1964 में ये संगम आई थी, पहली कलर फिल्म थी। तो उस फिल्म में आप देखिएगा एक लव ट्रायंगल पर बना हुआ फिल्म है जिसमें राजेंद्र कुमार जी भी हैं और ज़बरदस्त फिल्म है। तो इस तरह का एक और वाक़या मैं बता रहा हूँ कि ये भी नरगिस जी के साथ ही हुआ था। जो पहली बार ये नरगिस से मिलने गए थे, उस समय ये असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे राज कपूर जी। तो उनके डायरेक्टर ने बोला कि भाई आप जा कर के नरगिस जी को ये खबर दे आओ या ये चीज़ बोल के आओ। उस समय नरगिस जी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड स्टार थी, एक्ट्रेस थी। तो जब पहली बार गए तो वो कुछ पकौड़ी या कुछ बना रहे थे, बेसन का कुछ चीज़ें बना रही थी। और बनाते बनाते जब बेल दबाया या दरवाज़ा खटखटाया इन्होंने, तो वो जब खोलती है तो उनके हाथों में बेसन लगे हुए थे और वो इस तरह से की तो बालों में बेसन जो है लग जाते हैं। तो ये लुक उनको ज़बरदस्त लगा और सेम इसी सिचुएशन को उठा करके उन्होंने बॉबी में डाल दिया। देखिए एक आपको शॉर्ट में दिखा रहा हूँ कि डिम्पल कपाड़िया से मिलने जब ऋषि कपूर आते हैं तो किस तरह से वो इस तरह का ही सेम सीन को ला कर रखा और लोगों को वो पसंद भी आई। तो इस तरह से वो रियल चीज़ों को लेकर के कई फिल्मों में प्रयोग किया और वो हर एक शॉट, हर एक सीन लोगों को पसंद आती थी। तो ये भी एक नज़रिया होता है। आप भी जो अपने आसपास की चीज़ें देखते हैं, अगर उस चीज़ को बढ़िया से ध्यान से देखेंगे कि क्या इसको किसी फिल्म में यूज़ किया जा सकता है, तो उसको आप लिख के रखिए, तो उसको कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। मैंने कई बार किया है, ऐसा नहीं कि मैं ये चीज़ बता रहा हूँ इसलिए कि मैंने किया है, लेकिन लोग करते हैं। और कहीं ना कहीं ये प्रेरणा लेना चाहिए बड़ों से, उन लोगों से
जिन महापुरुषों ने, जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री को इतना नाम दिया। अब आते हैं उनके चौथे क्वालिटी के बारे में, डायरेक्शन की क्वालिटी के बारे में। नेक्स्ट है सीक्रेट न्यूडिटी, यानी पवित्र नग्नता। देखिए, पवित्र नग्नता एक अलग वर्ड है। इनका कहना था कि मैं किसी भी नग्नता को, जो न्यूडिटी है, ग्लैमर है, उसको पवित्र रूप में देखने की कोशिश करता हूँ। उसका एक दो साइड हो सकते हैं, एक जो गंदा साइड है, एक जो पवित्र साइड है। तो इनकी कई फिल्मों में आपको ये देखने को मिलेगा। लोग इनको कहते थे कि भाई ये ग्लैमर को परोसते हैं, ऐसे करते हैं, न्यूडिटी फैलाते हैं। ऐसा नहीं। आप जब उस फिल्म के कंटेंट को देखेंगे, आप देखेंगे उसकी स्टोरी को देखेंगे, तो आपको कहीं भी न्यूडिटी नहीं लगेगा। आपको लगेगा ये रियल है, एक्चुअल है, लेकिन दिखाने का तरीका इनका अलग था। इसीलिए तो ये शोमैन कहे जाते थे। आप राम तेरी गंगा मैली जो लास्ट फिल्म थी इनका, कंप्लीट अपने जीवन काल में जो उन्होंने रिलीज़ किया, वो लास्ट फिल्म थी। उसके बाद भी एक फिल्म हीना आई, लेकिन वो अपने जीते जी देख नहीं पाया रिलीज़ होता हुआ। राम तेरी गंगा मैली हो, प्रेम रोग हो, या सत्यम शिवम सुंदरम हो, या तो मेरा नाम जोकर देखिए, उसमें हो, तो न्यूडिटी को एक अलग ढंग से दिखाया उन्होंने, ग्लैमर करके नहीं दिखाया। उसमें एक शुद्धता आपकी भाव, आपको एक लगेगा कि कहीं ना कहीं ये एक अलग लेवल पर दिखा रहे हैं। तो ये उनके अंदर क्वालिटी थी कि आप दिखा भी दें और उसका अर्थ भी लोगों को जब समझ में आए तो लोगों को उसमें न्यूडिटी नहीं दिखती थी। तो ये एक क्वालिटी है। आज भी लोग सिर्फ इसलिए कि हमको किसी OTT प्लेटफॉर्म पर बेचना है अपनी कहानी को, अपनी फिल्म को, इसलिए न्यूडिटी दिखाते हैं। उनसे बचना चाहिए। आपको दिखाना है, दिखाइए। क्यों नहीं आप भी राज कपूर जी की तरह सोच सकते हैं, या हम सोच सकते हैं इस तरह से कि हम दिखाएं भी, लेकिन कहीं पर कोई उंगली न रख पाए कि आपने इसलिए दिखाया कि आपकी फिल्म इस तरह के OTT प्लेटफॉर्म पर लोग देखें। गंदे गंदे OTT जो कई प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जो न्यूडिटी को बेवजह का परोस रहे हैं। अगर आप हमारे साथ सहमत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो उस जगह पर आप अच्छे ढंग से भी तो दिखा सकते हैं ना, कर सकते हैं। और उनकी जो लास्ट क्वालिटी है वो है ग्रेट विज़न फॉर म्यूज़िक। उनका म्यूज़िक के प्रति एक अलग विज़न था। इनके फिल्मों के किसी भी गाने को लीजिए तो उसमें जो दर्शन मिलेगा, जो फिलोसॉफी मिलेगा, जो आपको साहित्य मिलेगा, जो आपको एक रोमांस मिलेगा, जो आपको सुकून मिलेगा, वो कहीं और नहीं मिलेगा। क्योंकि ये एक एक गाने पर बहुत मेहनत किया करते थे, गीत पर मेहनत किया करते थे, एक एक शब्दों को वो बहुत अच्छे तरह से समझ करके फिल्माते थे। उसमें म्यूज़िक का कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है उस पर ध्यान देते थे। इसलिए इनकी जो सीटिंग होती थी, म्यूज़िक सीटिंग होती थी, बहुत बड़ी बड़ी होती थी। इनके कोई भी गाना उठा लीजिए, मेरा जूता है जापानी आप उठाइए, आपको पता चलेगा कि इसमें देश प्रेम की भावना किस ढंग से दिया है कि भाई हमारा जूता कहीं का हो, टोपी कहीं का हो, पतलून कहीं का हो, लेकिन दिल जो है वो हिंदुस्तानी है। तो इनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखना है। और जाते जाते मैं बोल जाऊँगा कि कल हम हो ना हो, लेकिन गर्दिश में तारे जरूर रहेंगे। इस गाने के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। और राज कपूर जी को याद करिए, उनकी फिल्मों को देखिए और जो भी हो सके सीखने की कोशिश करिए। नमस्कार। क्या आप फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं? या इससे जुड़े किसी करियर को अपनाना चाहते हैं? आपके माइंड में कहानी तो है, पर उसे आप प्रोफेशनली लिख नहीं पाते, है ना? एक प्रोफेशनल डायरेक्टर बनना चाहते हैं, पर शुरुआत कैसे करें? या फिर आपको भी कमर्शियल सिनेमेटोग्राफर या एडिटर बनने की तमन्ना है? तो आइए मेरे साथ सीखते हैं प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग DG फिल्मिंग YouTube चैनल पर, बिल्कुल फ्री। और हाँ, अगर आप चाहते हैं तो हमारे वर्ल्ड क्लास IFTA ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। DG फिल्मिंग YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा जानकारी के लिए 7303330270 पर एक कॉल करिए। याद रखिए, DG फिल्मिंग यानी फिल्म मेकिंग एनसाइक्लोपीडिया।